गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में जानेंगे कि निबंध क्या है, निबंध को लिखते समय क्या सावधानी रखना चाहिए, कुछ बात हैं, कुछ विशेष लाइन्स हैं जिसे हमें याद रखना चाहिए। तो कुछ विशेष तथ्य या कुछ विशेष वाक्य क्या है। सबसे पहले तो जानेंगे कि निबंध क्या है। तो बच्चों, आप लोगों को पता है निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर, टॉपिक पर, सब्जेक्ट पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। ये निबंध हो गया। निबंध लिखते समय हमें किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो निबंध को लिखते समय हमें पूर्व विषय पर विचार कर लेना चाहिए। पहले विषय पर विचार कर लेना चाहिए। फिर प्रयास ये करना चाहिए कि निबंध को पॉइंट्स में बांट लेना चाहिए। अधिक नहीं तो कम से कम प्रारंभ, मध्य और उपसंहार लास्ट में उतना पर्याप्त होता है। इस प्रकार से बांट लेना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जो जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। विचारों को क्रमबद्ध रूप से स्पष्ट करना चाहिए। विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। विचारों की पुनरावृत्ति मीन्स बार बार वही विचार नहीं आना चाहिए। मीन्स विचार की पुनरावृत्ति, उस बात गागर में सागर भरना जैसे कम शब्दों में हम अधिक बयां कर सके। लिखने के बाद उसे पढ़ना चाहिए बच्चों, ये आप लोग नहीं करते हो। लिखने के बाद उसे पढ़ना चाहिए, उसमें आवश्यक सुधार कीजिए। भाषा संबंधी त्रुटि यदि हो तो उन्हें दूर करना चाहिए। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया हुआ है, उसको समझ जाते हैं। यहाँ दिया हुआ है वर्षा ऋतु अथवा पावस ऋतु के बारे में निबंध है। भूमिका इंट्रोडक्शन के रूप में दिया हुआ है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन नवीनता को जन्म देता है तथा नवीनता सौंदर्य को बढ़ावा देती है। प्रकृति के सभी प्रकार के परिवर्तन अपने अपने अनुरूप नवीनता की सृष्टि करते हैं। वर्षा ऋतु भी एक अनुपम नवीनता को पैदा करती है। यदि कवियों ने वसंत को ऋतुराज की उपाधि से सम्मानित किया है तो वहीं वर्षा ऋतु को ऋतु रानी भी कहा है। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि दिनकर जी की निम्न पंक्ति इस बात की साक्षी है। क्या? यह बसंत ऋतुओं का राजा, वर्षा ऋतुओं की रानी। तो इस प्रकार से हमें इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्या सेकेंड टॉपिक है। सेकेंड पॉइंट्स में हमने क्या लिखा, वर्षा पूर्व की स्थिति। वर्षा पूर्व की स्थिति, पहले की स्थिति को दर्शाया गया। यहाँ पर ग्रीष्म की प्रचन्नता से जिस समय पृथ्वी का रोम रोम जलने लगता है, दृष्टि हरियाली देखने को तरस जाती है। बड़े बड़े वृक्ष भी दिन की भयंकर गर्मी एवं सूर्यदेव के प्रकोप से मुरझा जाते हैं। जलाशय, तालाब, नदियाँ सूखने लगते हैं। लगता है मानो प्रकृति भी सूर्य के ताप से जल्दी स्वतंत्र न हो पाने की आशा तथा नित्य प्रति गर्मी झेल झेल कर उदास हो गई हो। ऐसे समय में मानव जो चिर आशावान है, मीन्स जो आशा रखता है ना, वो क्या है, जिसकी आशा और विश्वास के आगे प्रकृति ने भी सिर झुकाया है, एक बार फिर अपनी न समाप्ति होने वाली चिर स्थायी आशा से आकाश की तरफ देखता है और वरुण देव का आह्वान करता है। वह मनुष्य की अपराजित आशा और विश्वास ही है जो उसे विपरीत परिस्थितियों से जूझने तथा उन पर अंततः सफलता दिलाने में सहायक होता है। फिर क्या होता है, वर्षा पूर्व की स्थिति है। सब लोग आशा से, है ना, एक प्रतीक्षारत की स्थिति में रहते हैं वर्षा की और वर्षा ऋतु की। उसी समय वर्षा का आगमन होता है। लंबी प्रतीक्षा के पश्चात आषाढ़ महीने में काले बादल पूरे आकाश में छा जाते हैं। दूर दूर तक घनघोर अंधेरा छा जाता है। हवा जो कुछ समय पूर्व गर्मी की वजह से लू के रूप में चलती थी, अचानक आर्द्र एवं शीतल महसूस होती है। शीतल पवन का स्पर्श मन को अत्यंत सुखानुभूति प्रदान करता है। कुछ ही देर में जोर की गड़गड़ाहट साथ ही एवं चमक के साथ, गड़गड़ाहट एवं चमक के साथ बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में जल रूपी अमृत आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगता है और प्यासी धरती के साथ ही मानव मन की आत्मा भी तृप्त हो जाती है। गर्मियों की सूखी जमीन पर जब ठंडी जलधारा पड़ती है तो जमीन से एक विशेष प्रकार की सीधी सौंधी सौंधी खुशबू निकलती है, जिससे कि मन प्रफुल्लित हो उठता है, पुलकित हो उठता है।
जलाशयों में फिर से जल भरने लगता है, नदियाँ फिर से भर उठती हैं, तालाबों में मेढक टर टर करने लगते हैं, चारों ओर फिर से हरियाली दिखने लगती है। सूखी जमीन पर विभिन्न प्रकार की घासें, झाड़ियाँ आदि उगने लगती हैं। जो जमीन कल तक नंगी सूखी बंजर सी दिखाई देती थी, वह अचानक वर्षा होने के बाद हरे रंग के परिधान में सज जाती है। वर्षा ऋतु के आगमन से जनजीवन में नवस्फूर्ति का संचार होता है। कृषक गण खेतों में हल बैल लेकर कृषि कार्य करने चल पड़ते हैं। चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण बन जाता है। बैलों को हाँकने वाले हलवाहों से लेकर पक्षी जगत तक गीत गाने लगते हैं। पूरा वातावरण खुशी के गीतों से गूंजता रहता है। वर्षा की विनाश लीला, नेक्स्ट पॉइंट है वर्षा की विनाश लीला। जीवनदायिनी वर्षा ऋतु का दूसरा विनाशकारी रूप भी है। पहाड़ों पर जब मेघों द्वारा घनघोर वर्षा की जाती है तो सारा पानी नदियों से में भर जाता है, जिनसे उनमें बाढ़ आ जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में तो ढाल और तेज प्रवाह के कारण नदियां नियंत्रित रास्तों पर ही बहती हैं, किंतु मैदानी भागों में आकर ये अपने तटबंधों के बंधन तोड़कर उस श्रृंखलता का परिचय देती हैं और इधर उधर बहने लगती हैं। इन नदियों के जल से खेत, गांव आदि सब कुछ जलमग्न हो जाते हैं। किसानों की फसलें बह जाती हैं तो मकान, भवन आदि पानी लगने की वजह से रह जाते हैं। इस प्रकार बाढ़ द्वारा किसानों पर विपन्नता का कहर ढाया जाता है। बहुत नुकसान भी होता है अत्यधिक बाढ़ से, है ना। बाढ़ के लाभ क्या होते हैं बच्चों? बाढ़ से कहीं हानियां तो हैं, बाढ़ से हानियां तो है, किंतु इससे कुछ लाभ भी है। जैसे बाढ़ के दिनों में नदियां अपने साथ अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी बहाकर ले आती हैं तथा किसानों के खेतों के ऊपर उसकी एक परत बिछा देती हैं, जिसकी अत्यंत उर्वरा शक्ति का लाभ किसान को अगली फसल में मिलता है। नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर बाढ़ के पानी को बड़े बड़े जलाशयों में रोक लिया जाता है, जिसका बाद में सिंचाई में उपयोग होता है। इस प्रकार से अब लास्ट उपसंहार देख लेते हैं। उपसंहार किसके बारे में? अच्छे से वर्षा ऋतु के बारे में दिया हुआ है। अंततः कहा जा सकता है कि वर्षा ऋतु भारत की 6 ऋतु में सबसे न्यारी है तथा इसका अपना ही महत्व है। जैसे जीवन मरण हानि लाभ वैसे ही हैं, वैसे ही वर्षा के भी कुछ लाभ तो कुछ हानियां हैं, किंतु लाभ हानियों से अधिक हैं। वर्षा जीवन को नव उत्साह तथा नव स्फूर्ति प्रदान करती हैं, साथ ही जीवन के अनिवार्य तत्व जल की उपलब्धता भी सुनिश्चित करती हैं। इस ऋतु में मन विशेष रूप से प्रफुल्लित रहता है। तभी तो सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा है, क्या कहा है? धाराओं पर धाराएं गिरती धरती पर, रज के कड़कड़ में तृण तृण की पुलकावली पर, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष धनुष के झूले में झूले मिल, सब जन फिर आए जीवन में सावन मन भावन। ओके, तो इस प्रकार से ये वर्षा ऋतु के बारे में है। इसी प्रकार से एक और ऐसे निबंध है जैसे व्यायाम के लाभ। तो व्यायाम के लाभ इसमें भी देखिए भूमिका पहले संहार में ही पॉइंट्स दिया गया है। भूमिका आज विज्ञान का युग है, इंट्रोडक्शन के रूप में है ना। विज्ञान ने मनुष्य को कल्पतरु बनकर हर चीज का दान दिया है। विज्ञान ने मानव जीवन की जहाँ एक और तरह तरह की सुख सुविधाओं से भर दिया है, वही दूसरी ओर उसने मनुष्य का जीवन भी मशीन जैसा बना दिया है। गांव हो या शहर, नगर हो या कस्बा, हर जगह जीवन में काफ़ी तीव्रता महसूस की जा सकती है। आज आदमी स्वयं भी मशीन जैसा हो गया है। जीवन की भाग दौड़ के कारण आज आदमी के पास इतना समय भी नहीं बचता कि वह अपने शरीर, मन और मस्तिष्क के स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। शारीरिक तथा मानसिक संतुलन तथा विकास के लिए खेलना बहुत जरूरी है। व्यायाम का प्रादुर्भाव सेकेंड पॉइंट्स में डिवाइड किया गया। व्यायाम का प्रादुर्भाव, व्यायाम का उद्भव कहाँ से हुआ? सभ्यता की उन्नति और तथा आदमी की आवश्यकताओं के बढ़ने से आदमी का कार्य क्षेत्र बढ़ गया तथा इस विस्तृत कार्य क्षेत्र में कार्य करते करते उसने महसूस किया कि उसके पास समय का अभाव होता जा रहा है, जिस कारण उसका खेल पाना असंभव होता जा रहा है। ऐसे में मनुष्य की आवश्यकता जान पड़ी कुछ ऐसे क्रियाकलापों की जो उसके शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने में सहायक हो, और तब व्यायाम का प्रादुर्भाव हुआ। व्यायाम हमारे वे क्रियाकलाप हैं जो हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं, किंतु स्थिति तब और विकट हो जाती है जब लोग कहते हैं कि हमारे पास व्यायाम का समय नहीं है। इस स्थिति में आम आदमी के लिए अपना शरीर स्वस्थ रख पाना एक समस्या बन जाता है।
स्वास्थ्य अनमोल धन, स्वास्थ्य अनमोल धन। हमें इस बात को का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि स्वास्थ्य और सौंदर्य यदि एक बार बिगड़ जाए तो उन्हें पूर्ण रूपेण पुनः प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर ही नहीं बल्कि असंभव सा भी है। यदि मनुष्य प्रतिदिन मात्र आधा घंटे का समय निकालकर व्यायाम करे तो वह अपने शरीर को स्वस्थ सुडौल रखते हुए लंबे समय तक युवा रह सकता है। स्वस्थ शरीर एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि आदमी का शरीर स्वस्थ नहीं रहता तो वह जीवन का आनंद लेने में समर्थ रह जाता है। अस्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति हमेशा मानसिक रूप से परेशान रहता है तथा उसका स्वास्थ्य चिड़चिड़ा सा हो जाता है। इस प्रकार उसके सामाजिक संबंध भी प्रभावित होने लगते हैं। इस प्रकार अस्वस्थ शरीर कई समस्याओं का कारण बन जाता है। इसके विपरीत स्वास्थ्य मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। मनुष्य यदि स्वस्थ शरीर का स्वामी है तो कई रोग व्याधियां स्वयं ही उसके शरीर में से दूर रहते हैं। मनुष्य स्वयं में स्फूर्ति तथा जीवन में आनंद का अनुभव करता है। स्वस्थ एवं शक्तिशाली शरीर वाला व्यक्ति किन्हीं भी परिस्थितियों पर विजय पाने में समर्थ होता है। स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति काम और भागदौड़ में होने वाली थकान को सह सकता है और थके होने एवं विपरीत परिस्थिति के पड़ने पर वह पूरी क्षमता से कार्य कर सकता है। परिस्थितियों के पड़ने पर भी वह पूरी क्षमता से कार्य कर सकता है। कौन? स्वस्थ शरीर वाला। व्यायाम के लाभ तो आप लोगों को पता ही है। चलिए देख लेते हैं। व्यायाम का उद्देश्य आदमी के रोगों को दूर रखकर उसके शरीर को स्वस्थ सुडौल तथा सुंदर बनाना होता है, न कि उसे पहलवान बनाना। व्यायाम करने से शरीर चुस्त दुरुस्त एवं स्फूर्ति युक्त रहता है। शरीर की काम करने की शक्ति तथा क्षमता में वृद्धि होती है। आदमी को अपनी दिनचर्या में व्यायाम के लिए भी उपयुक्त समय प्रदान करना चाहिए तथा अपने शरीर और इसकी क्षमता के अनुसार नित्य नियमित व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम वही ठीक है जो शरीर को चुस्त एवं फुर्तीला बनाए रखें, अधिक थकान ना हो, ताकि व्यायाम के बाद सुस्ती ना हो, दिन में नींद ना आने लग जाए अथवा बिना वजह शरीर में दर्द न रहने लगे। अतः व्यायाम सामर्थ्य अनुसार उचित मात्रा में ही किया जाना चाहिए। सब क्या लिमिट होता है, सब चीज़ लिमिट में करना चाहिए, है ना। इसलिए व्यायाम भी एक समय और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए और उचित मात्रा में करना चाहिए। कब करना चाहिए, किस स्थिति में करना चाहिए, इसका भी विधान होता है। हमें सिर्फ वे ही व्यायाम करने चाहिए जिससे शरीर पर व्यर्थ बोझ ना हो। व्यायाम से हमें शरीर और मस्तिष्क दोनों को ही चुस्त दुरुस्त चौकन्ने एवं अधिक सक्रिय बनाने में सहायता प्राप्त होती है तथा शरीर की सहन शक्ति को भी विकास होता है, जो हमें विषम परिस्थितियों में धैर्य का धारण करने में सहायक होती हैं। आदमी जितना ही स्वस्थ होता है वह उतना ही सहनशील होता है। उपसंहार के रूप में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। व्यक्ति को अपना शरीर स्वस्थ और मन एवं मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ाने एवं सहनशीलता का विकास करने के लिए नियमित एवं उचित व्यायाम अवश्य करना चाहिए। कहा भी गया है, शक्ति बढ़े स्फूर्ति रहे, चोट न अधिक बुझाए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। इस प्रकार से कुछ विशेष पंक्ति के द्वारा हमें उपसंहार करना चाहिए। तो ये तो रहा बच्चों आप लोगों के लिए कि निबंध किस तरीके से लिखना चाहिए। मैं आप लोगों को 2 निबंध का उदाहरण भी दिया, साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को निबंध क्या है, निबंध लिखने के लिए सावधानी और किन किन पॉइंट्स को याद रखना चाहिए उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे और निबंध लिखने के लिए आप लोग हमेशा यही बोल रहा हूँ कि आप लोग स्वयं में उसको व्यायाम के लाभ है तो व्यायाम के लाभ तो आप लोग को परिलक्षित है ही। जरूरी नहीं कि जो लिखा है उसी को लिखना है। आपको आप देख रहे हो प्रैक्टिकली अपने आप आसपास के वातावरण में कोई व्यायाम नहीं करता तो वो दुखी है ना। जो व्यायाम करता है उसका शरीर बहुत स्वस्थ है और सुडौल है, चुस्त दुरुस्त है। और जो व्यक्ति व्यायाम नहीं करता वो अनेक प्रकार से कम समय में या फिर बहुत जल्दी बीमार पड़ता रहता है, तो आप उसको भी लिख सकते हो। और कहने का मतलब यह है कि आप भाषा सरल होने के साथ साथ उसकी महत्ता पर प्रकाश आपको डालना है। तो इस प्रकार से निबंध इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है और इससे रिलेटेड निबंध से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो आप लोग मीटिंग में कंसल्ट करिएगा। ओके।